स्वागत है। आज हम थैंक्सगिविंग के इतिहास की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत है थैंक्सगिविंग का गुप्त इतिहास से जुड़े हुए। और ये त्योहार ना जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। हाँ बिल्कुल। सोचिए जरा, क्या पहला थैंक्सगिविंग सच में थैंक्सगिविंग कहलाया था? या शायद मेन्यू पर टर्की था ही नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है। और इसे राष्ट्रीय छुट्टी बनने में 30 साल से ज्यादा क्यों लग गए? चलिए इन स्रोतों को देखते हैं और कुछ अनसुनी कहानियां जानते हैं। ठीक है। आज का मिशन यही है, थैंक्सगिविंग की उन परतों को खोलना जिन पर कम बात होती है। मतलब इसकी असल शुरुआत कैसे हुई, समय के साथ क्या बदलाव आए, और हाँ, कुछ ऐसे तथ्य जो शायद चौंका दें। ये सिर्फ दावत की कहानी नहीं है। तो शुरुआत करते हैं उसी मशहूर 1621 साली दावत से। हाँ? स्रोत ये बताते हैं कि जिसे हम पहला थैंक्सगिविंग मान लेते हैं ना, वो शायद पहला था ही नहीं। अच्छा। हाँ, मुमकिन है कि 1598 में ही, मतलब उससे भी पहले, स्पेनिश लोगों ने टेक्सास में स्थानीय अमेरिकियों के साथ मिलकर कोई दावत की हो। ओह, ये तो नई बात है। और 1621 वाली दावत का क्या? हाँ, तो 1621 की जो दावत थी उसे उस समय के लोग थैंक्सगिविंग कहते ही नहीं थे। नहीं कहते थे? नहीं, उनके लिए थैंक्सगिविंग का मतलब था प्रार्थना का दिन, उपवास का दिन। अच्छा। दावत वाला आइडिया तो बाद में जुड़ा है। अच्छा, तो ये जो हम आज मनाते हैं ये बाद की चीज है। बिल्कुल। और खाने की बात, हम सब फौरन टर्की सोचते हैं ना, पर क्या वो सच में था? देखिए, इसका कोई पक्का सबूत तो नहीं है। सच में? हाँ, रिकॉर्ड्स में हिरण का मांस मिलता है, बत्तख, हंस और हाँ, समुद्री भोजन जैसे क्लैम और ईल वगैरह का जिक्र है। तो फिर टर्की कहाँ से आया? टर्की आया बाद में। आलू, पाए या क्रैनबेरी सॉस जैसी चीजें तो बिल्कुल नहीं थी। क्यों? अरे चीनी कहाँ थी तब? बहुत महंगी, बहुत मुश्किल से मिलती थी। ओह। टर्की तो समझिए 1800 के दशक में जाकर लोकप्रिय हुआ। अच्छा, क्यों हुआ अब लोकप्रिय? शायद इसीलिए कि भाई बड़ा पक्षी था, बहुत से लोगों का पेट भर सकता था, और शायद गाय या मुर्गियों जितना आर्थिक रूप से जरूरी भी नहीं समझा जाता था उससे। कमाल है, ये तो पूरी कहानी अलग है। और ये राष्ट्रीय छुट्टी कैसे बनी, ये भी अपने आप में एक कहानी है। हाँ, वो भी कम दिलचस्प नहीं। देखिए 1863 तक ये कोई राष्ट्रीय छुट्टी नहीं थी। 1863 तक? हाँ, और इसका बड़ा क्रेडिट जाता है सारा जोसेफा हेल को। सारा जोसेफा हेल, ये नाम सुना है मैंने। हाँ, वही जिन्होंने मैरी हार्ड ए लिटिल लैम्ब लिखा था। उन्होंने, आप मानेंगे नहीं, 30 साल से ज्यादा तक। 30 साल? हाँ, लगातार राष्ट्रपतियों को, नेताओं को चिट्ठियां लिखी। पर क्यों? मतलब इतनी मेहनत क्यों? उनका मानना था कि एक राष्ट्रीय थैंक्सगिविंग दिवस देश को एक कर सकता है, खासकर उस समय जब देश मुश्किल दौर से गुजर रहा था। गृहयुद्ध का समय था वो तो। बिल्कुल। तो आखिरकार गृहयुद्ध के बीच में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन उनकी बात मान गए। उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। तो ये त्योहार कहीं ना कहीं मुश्किल समय में उम्मीद और एकता की भावना से भी जुड़ा है। यानी ये सिर्फ फसल कटने की खुशी नहीं, बल्कि देश को जोड़ने का भी एक जरिया बना। और फिर इसमें नई चीजें जुड़ती गई, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे फुटबॉल थैंक्सगिविंग पर। हाँ, पहला थैंक्सगिविंग डे फुटबॉल खेल 1876 में येल और प्रिंसटन के बीच हुआ था। अच्छा। और फिर 1924 में शुरू हुई मेसीज थैंक्सगिविंग परेड, न्यूयॉर्क वाली। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। और मजे की बात यह है कि शुरू में उसमें बड़े बड़े गुब्बारे नहीं होते थे। तो फिर क्या होता था? सेंट्रल पार्क जू से लाए गए असली जानवर होते थे परेड में। क्या बात कर रहे हो, असली जानवर? हाँ, सोचिए जरा। बाप रे। अच्छा, एक और मजेदार किस्सा मैंने पढ़ा था थैंक्सगिविंग का। वो क्या था? अरे हाँ, थैंक्सगिविंग वो बड़ा ही अजीब दौर था। 1939 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सोचा हाँ, कि अगर थैंक्सगिविंग एक हफ्ता पहले कर दें तो लोगों को क्रिसमस की खरीदारी के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा और इससे मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को थोड़ी मदद मिलेगी। अच्छा आइडिया तो था, पर लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत विरोध हुआ। लोगों ने मजाक में से फ्रैंक्सगिविंग कहना शुरू कर दिया। थैंक्सगिविंग? हाँ, और नतीजा ये हुआ कि 2 साल तक अमेरिका में 2 थैंक्सगिविंग मनाए गए। 2 मतलब कैसे? कुछ राज्य पुरानी तारीख पर मना रहे थे, कुछ रूजवेल्ट की बताई नई तारीख पर। बड़ा कंफ्यूजन था। हे भगवान। आखिर में 1941 में जाकर कांग्रेस को बीच में पड़ना पड़ा और उन्होंने तय किया कि नवंबर का चौथा गुरुवार ही फाइनल होगा, और वही आज तक चला आ रहा है। वाह, मतलब तारीख पर भी इतना हंगामा। अच्छा, और ये सिर्फ अमेरिका में ही तो नहीं है ना, मतलब धन्यवाद देने का विचार? दुनिया भर में है। कनाडा में थैंक्सगिविंग अक्टूबर में होता है।
हाँ, सुना है मैंने। जापान में किनोरो कांशानोही है, जो श्रम और उत्पादन के लिए धन्यवाद का दिन है। जर्मनी में अर्न्स्टेडैंग फेस्ट है, फसल के लिए धन्यवाद का त्योहार। तो ये दिखाता है कि कृतज्ञता मतलब शुक्रगुजार होना एक ग्लोबल भावना है। बिल्कुल। और जाकिस्तान थी कुछ और छोटी मगर दिलचस्प बातें। पहला टीवी डिनर जो था, हाँ, वो असल में बचे हुए थैंक्सगिविंग टर्की को इस्तेमाल करने का एक तरीका था 1953 में। अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। और एक और बात, बेंजामिन फ्रैंकलिन तो चाहते थे कि टर्की अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बने। क्या? टर्की? हाँ बाइल्ड ईगल की जगह? हाँ। चलिए, ये भी अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए, इन सब बातों से, इन स्रोतों से यही समझ आता है कि थैंक्सगिविंग सिर्फ वो टर्की और पाए वाली दावत नहीं है। ये तो बदलती हुई परंपराओं की कहानी है, मुश्किल समय में एकता ढूंढने की कहानी है, और हाँ, शुक्रगुजार होने की एक लंबी और कह सकते हैं कि जटिल कहानी है। बिल्कुल सही कहा। तो अगली बार जब थैंक्सगिविंग की बात हो तो शायद ये सोचना दिलचस्प हो कि हमारी जो जानी पहचानी छुट्टियां हैं, जो रिवाज हैं, उनके पीछे कितनी अनकही कहानियां छुपी होती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसी और कौन सी परंपराएं होंगी जिनका इतिहास हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और शायद अलग भी हो? सोचने वाली बात है।